तो ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ टू पुट इट माइल्डली। आज उन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। 1 मार्च को भी उन्होंने इसी अंदाज में इस जंग को आगाज किया था। तो वो कह रहे हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और आज क्या ट्रंप अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर रहेंगे और इस जंग को खत्म करवा कर रहेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह जंग यहां थमती हुई ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ईरान भी पलटवार की पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच भारत भी तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब 2 और गैस के जो शिप्स हैं वो निकल रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, और हम हर मुल्क से जहां जहां से भी एनर्जी हमें मिलती है वहां से हम एनर्जी प्रोक्योर कर रहे हैं इस संकट से निपटने के लिए। इस बाबत तमाम जानकारी आज देश के प्रधानमंत्री ने सदन पटल पर रखी है। लेकिन दुनिया इस संकट से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है, पाकिस्तान में कैसी हलचल है, तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कैप्टन पुनीत मल्होत्रा हैं, तेल गैस एनर्जी एक्सपर्ट। हमारे साथ प्रमीत मुकुंडे हैं, अध्यक्ष ग्लोबल सिटीजन फोरम के अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। बेनी बेनियमिन हैं, पूर्व आईडीएफ सैनिक, इजराइल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आरजू काजमी हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और सलाह शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेशी पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आरजू, सब मुल्क तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। हिंदुस्तान ने भी तैयारी कर ली है, बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी गैस सप्लाई जो है बाधित ना हो। अपनी डिप्लोमेटिक चैनल से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज भी निकाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो बिजी है ये प्लान करने में कि हमारी दिल्ली मुंबई पे कैसे वो अपने पाव के बम फेंकेगा। देखें, ये जो स्टेटमेंट है अब्दुल बासित साहब की, उस पे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग उनको गलत ठहरा रहे हैं और बिल्कुल उनको इस तरह की बात अपने एक टीवी शो में उन्होंने की है, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और उस पे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से कई जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई दूसरे लोगों ने अच्छी खासी उनकी खिंचाई कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि वो आइंदा थोड़ी एहतियात करेंगे। लेकिन तब भी जो इस तरह की बात उन्होंने की है, तो कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसे लोग जो के पावर में होते हैं उनकी तरफ से कहा गया हो कि आप ऐसी बात कर दिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अटेंशन तो डाइवर्ट करवानी है पब्लिक की। क्योंकि इस वक्त जो ईरान वॉर है उसमें बाकी तमाम जो चाहे फ्यूल हो या कोई और तरह की शॉर्टेज जो है वो तो पाकिस्तान में भी जाहिर है सभी फेस करेंगे जैसे बाकी की कंट्रीज फेस करेंगी। लेकिन हम एक और बड़ी मुसीबत में इस तरह से हैं कि हमें इस वक्त सऊदीया का साथ देना है। अगर सऊदीया पर ईरान के अटैक्स नहीं रुकते, और उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान के पास कोई रास्ता इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा कि अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो आरजू, वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्ट्रिन समझ में आती है कि जब अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता ना मिले तो इतनी लंबी लंबी बातें कर दो जो आप पूरी कर पाओ या ना कर पाओ। क्योंकि अब्दुल बासित साहब कोई आम नागरिक नहीं है। हिंदुस्तान में वो पाकिस्तान की तरफ से सर्व कर चुके हैं। अच्छा खासा 3 साल का उनका टेन्योर था, टेन्योर भी ठीक ठाक विवादास्पद रहा था। तो अगर वो शख्स जो आपका पूर्व राजनयिक है और हुक्मरानों के काफी करीब है, अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो सीधे सीधे सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं ना। देखें, जो जाहिर है कि वो हाई कमिश्नर रह चुके भारत में, तो उनका तो ये काम होना चाहिए कि जो टेंशन अगर है किसी कंट्री के साथ तो उसको कम किया जाए। क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट ज़्यादातर या तो मिलिट्री की तरफ से आती है या गवर्नमेंट की तरफ से आती है। लेकिन वो भी जाहिर है कि एक तरह की अटेंशन ही डाइवर्ट कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार पॉजिटिव ये रहा कि उनको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से उनको उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई और उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आइंदा वो थोड़ी एहतियात करें और इस तरह की बातें ना करें। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि आप लोग के अफगानिस्तान के साथ सिर्फ ईद की वजह से अटैक्स रुके थे, और अब दोबारा से लग रहा है कि फिर उसी तरफ चले जाएंगे जहां पर ईद से पहले थे। और ऐसे में अगर एक बॉर्डर और हम एक्टिव करने की कोशिश करते हैं या इस किस्म की जैसे मैं तो सीधा कहूंगी नॉनसेंस किस्म की स्टेटमेंट या बात अगर ऐसे लोगों की तरफ से आएगी जो कि कहीं ना कहीं मिलिट्री से भी जुड़े हैं और गवर्नमेंट से भी जुड़े हैं, तो यकीनन इस चीज को पाकिस्तान के लिए कोई खास अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। चलिए, तो पाकिस्तान में तो तैयारी किसी चीज की क्या होती है ये सारी दुनिया को पता है। आरजू, उस पर भी बात करेंगे कि 10,000 का अगर सिलेंडर पार हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, लॉकडाउन जैसे हालात अगर पाकिस्तान में बनाने की कोशिश हो रही है बनस्पत इस एनर्जी संकट से निपटने के लिए डिप्लोमेटिकली और अपने रिश्तों का हवाला देकर, तो आवाम में जो नाराजगी है और उस नाराजगी के बीच ईद कैसी रही। लेकिन भारत में, पुनीत जी, भारत में जिस तरह से तैयारियां पुरजोर हैं, कहीं ना कहीं हमने कोविड के वक्त में भी दिखाया था कि हम अपनी सप्लाई चेन और तमाम चीजें कम से कम बाधित होने देंगे। भाई, दुनिया में अगर आग लगी है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी गेटवे अगर युद्ध की आग में झुलस रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी तपिश हमें महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम अपने कूटनीतिक चैनल से पूरी तैयारी कर चुके हैं कि अपने एनर्जी रिसोर्सेज को और ज्यादा पुख्ता करें, प्रोक्योर करें।
Yes, Pinaki, thank you very much for inviting me on this show. And yes, क्या है कि अभी हमारे जहाज आ रहे हैं मर्चेंट शिप्स ऑयल गैस लोड करके. बट एक चीज तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैं उस हॉर्मुज स्ट्रेट में बहुत बार ट्रैवल्स कर चुका हूँ. इनफैक्ट अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं 1980 की बात करते हैं 1980 टू 1987 88 अप्रोक्सीमेटली जब ईरान इराक वॉर हो रहा था तब भी हम लोगों को बहुत मुश्किलातें सामने आती थी टू ट्रैवल थ्रू दिस बॉटलनेक ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जहाँ पे क्या होता था ईरानियन गन बोट्स यूज्ड टू डायरेक्टली फायर अपॉन द मर्चेंट वेसल्स. अभी क्या है कि अभी वो हालात और ज्यादा बदतर हो गए जैसे मैं समझता हूँ इस बात को क्योंकि अभी जैसे ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग्स दी है यूएस को एंड इट्स अलाइड नेशंस. बट हमारी जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसकी वजह से आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड मोदी साहब जैसे उन्होंने फैसिलिटेट करके 5-6 जहाज निकाले हैं जिसमें क्या है कि नॉट ओनली द शिप द कार्गो विच इज एट पेरिल बट द मैरिनर्स जो जहाज पे होते हैं वो उनकी जिंदगियां भी एक बहुत पेरिल में होती हैं. तो अभी तो आ रहा है जैसे मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे आपको बताया बहुत बार किया है. अब उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं तेल की दरगाह ऑन अ लाइटर नोट. वहां जाके हमने बहुत पोर्ट्स में लोड किया चाहे वो खर्ग आइलैंड हो असुल्लिया हो ईरान में या फिर कतर में हो या सऊदी अरेबिया में रास्ता नूरा हो या दुबई में पोर्ट्स हो. तो ये जो लाइफ लाइन है या हमारी ऑयल और नेचुरल एनर्जी गैस के फॉसिल फ्यूल आते हैं इनको अगर रोक दिया जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जो मेरे को समझ में आता जियो पॉलिटिकल सिनारियो के हिसाब से कि अगर ये एग्रेवेट हुआ जैसे आपने बताया 15 घंटे में कुछ भी होने वाला है और वी ऑल टू एंटिसिपेट दैट जी. तो अगर तो ईरान ने पूरी तरह इसको ब्लॉकेट कर दिया वो दूसरा शायद जो मुझको नजर आता है अपने पर्सनल पहलू के हिसाब से द गल्फ ऑफ एडन द बाबर मंडप स्ट्रेट्स जो लीड करता है आपको आपके रेड सी को. वहां पे एक साइड पे हुतीज हैं दूसरी साइड पे आपके पायरेट्स हैं सोमालियन पायरेट्स. उस एरिया से भी मैं बहुत निकल चुका हूं. अगर ईरान ने टू रिटेलिएट इन रिटर्न टू अमेरिकाज एक्शन गल्फ ऑफ हॉर्मुज से तो हमको पता है कि कितने जहाज आ रहे हैं कितने नहीं. और अगर वहां पे भी ब्लॉकेट डाल दिया क्योंकि आपके राइट साइड में हुतीज हैं और वो जो बाबल मंडप स्ट्रेट है वहां से मैं बहुत बार निकल चुका हूं. वो भी एक बॉटल नेक है विच लीड्स गल्फ ऑफ एडन टुवर्ड्स द रेड सी. अगर वहां पे भी रोक दिया तो आपका सुएज का सारा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा. सुएज से जहाज निकलेंगे तो सही लेकिन यहां से एंट्री नहीं कर पाएंगे. ऊपर से अगर वो जहाजों को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये मालवाहक जहाज मर्चेंट वेसल्स इनको बहुत बहुत दिक्कत होगी और ये जान माल का बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक चिंता का सबब है ही, वो जब खुलेगा अगर दूसरे फ्रंट को भी ब्लॉकेड लगा दिया ईरान ने, अगर अमेरिका ने हमले तेज किए तो हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे, क्राइसिस और ज्यादा विकट हो जाएगा. एक लाइफ लाइन है टू ट्रेडिंग रूट्स. ठीक है, ऑल्टरनेटिव लाइन जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगी. हुती वहां उनके समर्थन में सिंपैथाइजर है ईरान का. जी, अगर आप देखें मैप के हिसाब से तो आपके राइट साइड पे हुती से लेफ्ट साइड पे सोमालियन पायरेट्स. जी, मैं उस एरिया से भी बहुत बार निकल चुका हूं जहाँ आप कहते हैं ये जो सोमालियन पायरेट्स इनको बजूका दी जाती थी. दे शुड डायरेक्टली फायर अपॉन द मर्चेंट वेसल्स. हम किसी तरह डॉज करके मनवर करके निकल जाते थे. लेकिन अगर एक साइड से हुती दूसरी साइड से आपके सोमालियन पायरेट्स काउंटर अटैक करते तो जो बाबल मंडप स्ट्रेट्स है जो आपके गल्फ ऑफ एडन से रेड सी को निकलती है वो एकदम ब्लॉक हो जाएगी. ठीक है, मेरा ये मानना है अपना पर्सनल ओपिनियन कि शायद ये नेक्स्ट रिटेलिएटरी एक्शन ईरान ले सकता है. ठीक है, तो अगला रिटेलिएशन एक्शन ये भी हो सकता है ईरान का, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता है. अमेरिका से प्रमीत माकोटी साहब भी हमारे साथ उस वक्त जुड़े हुए हैं. प्रमीत जी, अमेरिका में किस तरह की हलचल है? ट्रंप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अल्टीमेटम के घंटे बीतते जा रहे हैं, वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, ईरान के सारे एनर्जी इंस्टॉलेशन तबाह कर देंगे. थैंक यू पिनाक जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अमेरिका में भी पड़ ही रहा है. द ऑयल प्राइसेस आर ऑन राइज. यहाँ पर जो पहले आज 3 हफ्ते पहले $2
$2.50 में जो ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस जिसको कहते हैं यहाँ पर थी, वो अब ऑलमोस्ट $3.95 के आसपास हो गई है। महंगाई, डीजल हैज क्रॉस $5। सो अमेरिका पर भी प्रेशर है, एंड अमेरिका डजंट वांट टू शो बाय एनी सेंस कि वो किसी प्रकार से वीक है, और है भी नहीं। एंड अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। जब अमेरिका $1.1 ट्रिलियन अपने डिफेंस पे खर्च करता है, तो अपने अलाइज को और सबको वो एक संदेश देना चाहता है कि ईरान के आगे किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं। 3 हफ्ते हो गए हैं, ये काफी लंबा समय है एक तरह से युद्ध के मामले में, और अगर उस तरह से देखा जाए तो लंबा समय नहीं भी है, बिकॉज ईरान, वी अंडरस्टैंड दैट ईरान इज नॉट हमास और हिजबुल्लाह और गाजा। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसके पास ऑयल से काफी पैसा एकत्रित हुआ है, उसने उसको डिफेंस में काफी खर्चा किया है, तो एक लंबी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, इसके लिए पूरी अमेरिका तैयार है। बट एलाइज पे जो प्रेशर है, सडनली जो इन्होंने एस्केलेट कर दिया है ईरान की तरफ से, हमारे एलाइज और गल्फ की जो बाकी कंट्रीज है वो काफी अमेरिका के एलाइज हैं, अमेरिका के काफी बेसिस हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप इज ऑल्सो losing little bit of patience, and he wants to kind of, जिसको कहते हैं ना आप, we want to escalate to de-escalate, we want to hit hard to get Iran blink। वैसे ईरान काफी कमजोर हो गया है, पिछले 3 हफ्ते में ईरान ने काफी भारी कीमत चुकाई है, और ये कहना कि अमेरिका हार रहा है और ईरान जीत रहा है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। बिकॉज 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ईरान के ऊपर अमेरिका की गई हैं, फाइटर फ्लाइट्स एंड फाइटर प्लेन्स, और किसी को भी किसी बड़े आहत, किसी प्रकार से अमेरिका को बड़ा किसी प्रकार से नहीं हुआ है। लेकिन लेकिन प्रवीण जी, ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से ईरान ने कई फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया, अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचाया, उस तरह की रिटेलिएशन की एंटिसिपेशन ट्रंप ने और उनकी पूरी रिजीम ने नहीं की थी। और यहां से कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आज ये जंग अगले कुछ दिन में रुक जाती है तो फिर भी ट्रंप अपने घर ये कहते हुए जा सकते हैं कि मेरी जीत है। लेकिन अगर ये जंग लंबी खिंचती है और एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा डीपन होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस में डेवलप होता है, धीरे धीरे करके साथ ही साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें अपना घर देखना है पहले, तो ऐसे में ट्रंप की ये हार की तरह से लेबल्ड होगी। उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ लगातार बांग्लादेश से भी जी प्रमित सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हार की लेबलिंग, ये जो नैरेटिव खड़ा हो रहा है, या बार बार कहा जाता है कि ट्रंप की हार हो जाएगी, 3 हफ्ते और युद्ध चला तो, या आज की तारीख में अमेरिका हार रहा है, ये पूरा बेबुनियाद है मैडम। अमेरिका में, अमेरिका के मेन लैंड में हमारी लाइफ बड़ी सुनिश्चित चल रही है, बड़ी आसानी से चल रही है। जरूर ऑयल प्राइसेस ऊपर बढ़े हैं, बाकी इसके अलावा अमेरिका की मेन लैंड में कोई असर नहीं है। हाँ, 10,000 किलोमीटर दूर ईरान पूर्ण रूप से परेशान है, काफी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हो चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स तबाह हो चुकी हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। तो ये कहना कि अमेरिका हार रहा है, अमेरिका के तो अमेरिका की जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, जिस तरह से नाटो देश जो है उन्होंने कहा कि भाई हम साथ नहीं दे रहे हैं, जो एक होता है ना कि यस मैन अमेरिका के सारे, वो उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि भाई आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है, क्या उस पर अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो अमेरिका की सुप्रीमेसी, जाहिर सी बात है जंग उसके घर तक तो पहुंच ही नहीं रही है, और इसीलिए उसके अलाइज कह रहे हैं कि भाई आपके घर तक नहीं पहुंचेगी मिसाइल, मिसाइल पहुंचेगी यूरोप के देशों तक, मिसाइल पहुंचेगी गल्फ कंट्रीज तक, आपके घर में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो अमेरिका हमेशा से करता है कि उसके घर में कुछ नहीं होता। नहीं, तो नाटो का भी ये एकदम से जो कहना कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अमेरिका, ये एक तरह से नाटो की भी किस हद तक गलती है। इफ अमेरिका टुमारो सेज आई वोंट सपोर्ट यूक्रेन, क्या हाल होंगे नाटो के? और सर, जब नाटो देशों पर अमेरिका हमला करने की धमकी देता है तब कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका की गलती कभी नहीं होती। नाटो देशों पे तो अमेरिका कभी इस तरह से बात नहीं, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्रीनलैंड नहीं चाहिए, ठीक है आरजू, अमेरिका की कभी गलती नहीं होती है, सब अपने आप ही हो जाता है। देखें, गलती तो होती है अमेरिका की, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती नहीं होती। और इस वक्त ईरान ने जिस तरह उनको टफ टाइम दिया है, वो यकीनन सभी के लिए, सभी हैरान है उसके ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली ईरान एक छोटी कंट्री है, सैंक्शंस थी और कई दूसरे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उठकर ईरान लड़ा है, जिस तरह से ईरान ने उनकी इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल है कोई दूसरी गल्फ कंट्री हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये सब तो अमेरिका के आगे पाकिस्तान समेत हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, और ईरान ने बहुत टफ टाइम दिया जिसको यकीनन डोनाल्ड ट्रंप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, हमारी चर्चा में 2 और लोग भी हैं, उनको पहले शामिल कर लें। बेनी बेंजामिन भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, इजराइल में पूर्व IDF सैनिक हैं। सर, ईरान के लिए अल्टीमेटम तो अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका चाहता है जंग जल्दी खत्म हो, लेकिन इजराइल को ईरान की बर्बादी के सिवाय, ईरान के टोटल खात्मे के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं है, और इजराइल तब तक जंग लड़ना चाहता है, भले वो साल चले 2 साल चले,
जब तक ईरान खत्म नहीं हो जाता? रॉन्ग थिंकिंग। 47 years वी आर सफरिंग। हम लोग 47 साल उधर सफर कर रहे हैं, चुप बैठे हैं। वर्ल्ड ने किसने भी मुंह खोला नहीं वो टाइम। क्या बाबा हुतीम्स की हम लोग को ये कर रहे हैं, अपना हिजबुल्लाह तकलीफ दे रहे हैं, हमास तकलीफ दे रहा है। किसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो हमारा प्रॉब्लम था। हम लोग ने 12 दिन की वॉर की उन लोग के साथ। वो टाइम भी हम लोग बोले कि अब सम सॉल्यूशन मस्ट कम आउट, और द सॉल्यूशन वाज सपोज टू कम आउट। And I think instead of thinking about oils and economics and all these places all over the world, they was also think that there is a country, a small country, that doing a lot for the world. I think little bit for them that okay, chalo, we will tell Iran that okay, don't destroy Israel. They were always, the motto was to destroy Israel. So what? We will sit in folding hand and we'll keep quiet? We can't do that. नुकसान तो सर इजराइल को भी ठीक ठाक हो रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं, ईरान की तरफ से भी कई तस्वीरें रिलीज की गई हैं, जिस तरह से उन्होंने एक सीरीज ऑफ ड्रोन अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल, क्लस्टर बम वहां पे लगाए हैं, और इजराइल में भी ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। तेल अवीव को ठीक ठाक टारगेट किया गया। Don't forget we're in a war. We're in a war. I mean, without damage from both sides, we will not have any solution. The war is there. We are suffering. Our public is completely with the government. Even though we have some kind of, we have opposition, but we don't have any problem. Now we are together, and we will suffer for everything as if till the last moment that we'll know that Iran is more and more threat for us. We don't want to destroy Iran. The Iranian people themselves, they're suffering. They are calling for help. तो काय के लिए हम किसके लिए हम लोग सर कैसे पता चलेगा ईरान अब आपके लिए खतरा नहीं है? 1 मिनट सॉरी, कैसे अमेरिका पता के चलेगा? बारे में तुम लोग हर एक टाइम बुरा बोलते हैं, बट अमेरिका इज द वन प्लेस दैट इज ओनली गेटिंग ऑल द वर्ल्ड टुगेदर, दैट प्लीज हेल्प अस नाउ, लेट अस come to some solution with Iran. And nobody is asking any favor, because these favors will come afterwards to them. If NATO will need America and America will say, no, we are not helping you all today, it is not that there is no NATO. So please, don't talk about America, that America is good, bad, whatever it is. बिल्कुल सर, इजराइल कभी भी अमेरिका को गलत कह नहीं सकता है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। ठीक है, नहीं, सॉरी, मैं अमेरिका के बारे में गलत बोलूंगा भी नहीं। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सब जो पैनल्स पर है, सब अमेरिका के बारे में एक्सेप्ट प्रमित जी नहीं बोल सकते सब, बिकॉज़ शोएब साहब ने तो भी बोलना भी शुरू नहीं किया। उनको तो सुन लेते हैं जरा। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शोएब साहब, इस एनर्जी क्राइसिस के बीच में किस तरह की ईद बीती आपकी और आवाम की भी? धन्यवाद पीनाथ जी, आपसे याद एक वक्त लूंगा मैं जरा 2-3 मिनट की। देखिए, ये जो जंग चल रहा है, ये कौन कर रहा है? अमेरिका, जो डूबा है रीन में, डेप्थ में। और अमेरिका गलती क्या है? वियतनाम में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, इराक में क्या है, हमारे बांग्लादेश में क्या है 71 में। अमेरिका, जो ट्रम्प हो या जो भी हो, अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट होता है, वो असल से अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, उसके पर्पस सर्व कर रहे हैं। जंग लगाने से हथियार बेचने की बाजार तैयार होता है। मगर अभी जो जंग चल रहा है ईरान के साथ, ईरान एक टेररिस्ट कंट्री है, 100% टेररिस्ट नेशन। दूसरी तरफ इजराइल है, ये मिडिल ईस्ट की एकमात्र डेमोक्रेटिक नेशन। और इजराइल के ऊपर हॉस्टिलिटी चला रहा था ईरान सालों तक, थ्रू हमास, थ्रू हिजबुल्लाह एंड मेनी अदर प्रॉक्सीज। अभी क्या हो गया पीनाथ जी? देखिए, ये मिडिल ईस्ट में ये जो जंग चल रहा है, ये ईरान वर्सेस इजराइल जंग नहीं है, ये सुन्नी वर्सेस शिया की जंग शुरू होगी। क्योंकि ईरान सऊदी अरबिया को अटैक कर रहा है, कतार को अटैक कर रहा है, सुन्नी राष्ट्र को अटैक कर रहा है। मगर जब सुन्नी राष्ट्र अटैक हो गई, तो सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी दोस्त, डिफेंस पार्टनर, जिसको सऊदी अरबिया ने $5 बिलियन दिया, पाकिस्तान, वो बिल्कुल ही मुनाफिक के रोल प्ले कर रहा है। ये इनके जो आसिम मुनीर अभी स्विट्जरलैंड में गए हैं भीख मांगने के लिए, और सऊदी अरेबिया से पैसा लेके, ये सऊदी अरेबिया के लिए काम तो नहीं कर रहा है, बल्कि हम आपको एकदम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जब आप जानते हैं, कल ही सऊदी अरेबिया ने ईरान की
4-5 डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है, मगर तो एक्सपेल करने से कोई फायदा है नहीं कि सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है तो वही एम्बेसी ईरान को इंटेल सप्लाई करेगा। ये पाकिस्तान की काम ही है बेईमानी। और जो आपने बात कर रहे थे पाकिस्तान ने धमकी दी ये करेगा वो करेगा भारत के अंदर, ये भूखे जो कुत्ते होते हैं बहुत ज्यादा भूखता है। पाकिस्तान का कोई औकात है नहीं कुछ करने की भारत के साथ, ये बात ये सोचने की भी जरूरत है नहीं। अभी जो इम्पैक्ट होगा, ये जंग ट्रंप हारेगी या जीतेगा ये हम जानते नहीं, मगर ईरान बर्बाद हो गई। और ईरान की जो इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो पावर स्टेशन, ये भी अटैक होगा। ईरान में जो खोमेनीज थे, आयतुल्लाह थे, ये अभी नहीं है पावर में। अभी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है IRGC जी, वही अभी पावर में है, हार्ड लाइनर। मगर लास्ट वर्ड जो है फिनाजी कि अगर आप अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को, लश्कर तैयबा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आप ईरान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ईरान इज अ टेररिस्ट नेशन, टेररिस्ट नेशन मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि इस जंग में अमेरिका हारे या जीते वो बात की बात होगी, लेकिन ईरान तो खत्म होगा। और पाकिस्तान क्या करेगा? आरजू, शुएब साहब ने एक सवाल पूछा है कि भाई पाकिस्तान की कुव्वत तो है नहीं हिंदुस्तान पर हमला करने की, ऑपरेशन सिंदूर की स्थितियां भी सबके सामने थी विद प्रूफ, तो ऐसे में पाकिस्तान ऐसे बड़बोले बयान दे क्यों रहा है? नंबर दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई शिया सुन्नी की लड़ाई हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ सऊदी की मदद करनी ही पड़ेगी। पैक्ट तो है ही, धर्म भी आ जाएगा साथ में। देखिए, सबसे पहले तो ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है और ना ही ये शिया सुन्नी की लड़ाई जो है मुझे लगता है कि बनने जा रही है। ये और बात है कि शायद अमेरिका कोशिश कर रहा हो कि वो अपने सर से ये मुसीबत उतार कर और उसके बाद गल्फ कंट्रीज और ईरान के बीच में क्लैशेस शुरू हो जाएं। लेकिन अभी तक काफ़ी अर्से से मैं देख रही हूँ इवन पाकिस्तान में भी अब शिया सुन्नी के झगड़े उस तरह से नहीं होते जो पहले किसी ज़माने में हुआ करते थे। अब लोगों को समझ आ गई है कि आप लड़ेंगे तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। और अमेरिका ने जो अटैक किया है, चाहे कितना भी जो ईरान की गवर्नमेंट थी पहले या जो इस वक्त है किसी को नापसंद हो कि वहाँ पे वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी अमेरिका को कोई राइट नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को कोई राइट नहीं है कि वो जाकर वहाँ पर उनकी लीडरशिप को मार डालें और उसके बाद वहाँ पे कहें कि जी हम तो रिजीम चेंज के लिए आए। यही काम इन्होंने अफगानिस्तान में भी किया था, 20 साल ये वहाँ पर रहे और उसके बाद अपने ही वेपन्स छोड़कर चले गए। ईरान हरगिज टेरर नेशन नहीं है और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स रही हैं जिन्होंने गलत फैसले किए, गलत ग्रुप बनाए, तो उसकी वजह से आप पूरी की पूरी नेशन को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए इस वक्त डेफिनेटली मुश्किल खड़ी है, इसलिए कि इन्होंने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया, पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने, ना सिविलियन ने ना ही मिलिट्री ने। तो इस वक्त जब ये सऊदीया से पैसा मांगने गए हैं या इन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है तो डेफिनेटली सऊदीया भी उनसे कहेगा कि जो डिफेंस पैक्ट आपने किया उसके लिए फिर आप हमारे लिए ईरान के खिलाफ खड़े हों। लेकिन ईरान के खिलाफ खड़े होने की मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी जुर्रत होगी और ना ही इनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है और हमेशा से हम अमेरिका के जो पिट्ठू बने रहे, सॉरी फॉर द वर्ड, लेकिन ये कि जो हम अमेरिका की खातिर जो कुछ करते रहे उसके बाद भुगतना आम आवाम को पड़ा है। आम पब्लिक जो है वो मुसीबत उठाती रही है और कुछ कहीं ना कहीं शायद कोई लेसन जो है वो उन लोगों ने लिया हो जो पॉलिसीज बनाते हैं। आरजू, अमेरिका के लिए ठीक है आवाम भुगतता है, लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते इस तरह के हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका ने हमारे लिए तो LNG का अपना शिप भेज दिया है। पाकिस्तान में तो सिलेंडर 10,000 पार जा रहा है, आवाम हाहाकार कर रहा है, ऑफिस को कट डाउन करना पड़ गया है, एक तरह से एक मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां पे लगाने की जरूरत आ गई है। तो अपने दोस्त अमेरिका से थोड़ा गैस तेल मांग लें पाकिस्तान। देखिए, गैस तेल का इतना ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये कि अगर आप लोग कोई चीज़ लेते हैं तो आप उसकी पेमेंट करते हैं, हम उधार मांगते हैं। तो जाहिर है कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको मिलती है। और हमें जिस दिन इस बात की अकल आ गई कि हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे काम करना है तो शायद हमारा हाल भी जो है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि आप जब जो चीज़ भी लेते हैं, छोटी बड़ी कुछ भी, आपको पता है, दुनिया को पता है कि आपने उसकी पेमेंट करनी है। पाकिस्तान जो है या तो
कहेगा जी उधार दे दो, या कहेंगे इंस्टॉलेशन पे दे दो, या फिर कहेंगे कि जी ऐसे ही डोनेशन में दे दें। तो जब इस किस्म की बातें चलेंगी तो कौन हमसे बात करेगा या कौन हमारी मदद के लिए आएगा? मेरे ख्याल है कोई नहीं आएगा। आज नगद कल उधार, आजकल तो दुकानों पे भी लिखा रहता है, तो फिर पाकिस्तान की मदद कौन करेगा? आरजू ने बहुत बेबाकी से कह दिया। आरजू, लेकिन फिलहाल आप कह रही हैं कि क्राइसिस नहीं है, लेकिन हम जो लगातार हमने जिस तरह की वहां से आवाम की जो आवाजें सुनी हैं, उसमें सिलेंडर के दाम 10,000 के पार की बात की जा रही थी, लंबी लाइनें लगी हुई थी, और साथ ही साथ वहां पे ऑफिस के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको भी कट डाउन कर दिया गया, वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई, और वहां पे जो क्रिकेट लीग होने वाली थी उसका भी कह रहे थे कि जो उसका जो इनॉग्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया गया क्योंकि एनर्जी सेव करनी थी, एनर्जी क्राइसिस है वहां पर। तो ये तमाम खबरें भी आ रही हैं, तो इन खबरों पर आप क्या कहेंगे, ऐसा है या नहीं है? देखिए, ऐसा उस हद तक नहीं है जितना कि मीडिया में है या सोशल मीडिया पर है। जरूर शॉर्टेज है, और अभी कितने दिन और रहेगी, क्या बढ़ जाएगी, वो शायद उसका खतरा है। तो शायद इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा संभल के चल रही है। लेकिन जो बड़े सिटीज हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या इस तरह के, तो यहाँ पर तो हमें सिलेंडर यूज नहीं करते, यहाँ तो पाइप के जरिए जो है वो गैस आती है। तो इस वजह से यहाँ के लोगों को मालूम नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि छोटे इलाकों में जो है वो इस वक्त शॉर्टेज हो सिलेंडर्स की। ठीक है, प्रमीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं पुनीत जी के पास आऊंगी। जी आई रियली लाइक द ऑनेस्टी ऑफ आरजू जी, इतने बेबाकी से वो बात कर रहे हैं। बट उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान अब अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। देखिए, भारत को भी अमेरिका का एक तरह से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले चाइना का पिट्ठू बना हुआ था, एंड इट इज लॉट बेटर फॉर इंडिया इफ पाकिस्तान गोज अमेरिकाज वे, और अमेरिका एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के तहत अगर पाकिस्तान पे प्रेशर आए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए भी बेहतर है। अगर वो चाइना का पिट्ठू बने तो इंडिया को बहुत ज्यादा मुसीबत कर सकता है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा सबको कि पूरी दुनिया को भी एक तरह से मैडम धन्यवाद देना चाहिए अमेरिका का, इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, क्योंकि इस्लामिक जिहादी एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया एंड टू द एंटायर वर्ल्ड। वो थ्रेट पाकिस्तान में नजर नहीं आती। नहीं, एक मिनट नहीं प्रमीत जी, अगर अमेरिका इतना पाक साफ है, अमेरिका ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए और चाइना के एनर्जी चैनल को चोक करने के लिए नहीं कर रहा है, हम मान रहे हैं, अमेरिका को एकदम से लगा कि भाई दुनिया को बचाना है। पूरी दुनिया केवल एक बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस से देखती है, केवल पेट्रो डॉलर के हिसाब से इसको एनालाइज कर रही है। नहीं, आज ईरान का अगर 5 साल बाद ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर हो जाती और उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर अगर न्यूक्लियर वॉरहेड आ जाते, तो पूरी दुनिया को किस तरह से और किस खतरनाक तरीके से वो ब्लैकमेल करता है, उसकी आपको कल्पना भी नहीं है। हाउ अबाउट पाकिस्तान सर, जहां पर बाकायदा वहां के फील्ड मार्शल ने, सुनिए आप मेरी भी सुनिए, वो जो आके खुल के कहते हैं कि हम अगर हमें कुछ हुआ तो हम पूरी दुनिया को अपने साथ, आधी दुनिया को ले डूबेंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे अगर अमेरिका ने हमारे बम छीने। तो पाकिस्तान का क्या? और पाकिस्तान में टेरर फलता फूलता है, तो खुद वो कहते हैं कि हाँ हमने अमेरिका के लिए डर्टी जॉब किया है। तो ये किसी से इट्स नॉट अ, एक सेकंड सर, तो आप अमेरिका को पाकिस्तान नहीं दिखता है, सिर्फ ईरान दिखता है? अरे मैडम, एक एक्स एम्बेसडर के बयान के ऊपर आप इतना सीरियसनेस दिखा रहे हैं और बवाल अच्छा, और मुनीर साहब का बयान आधी दुनिया को ले डूबेंगे। वहां पर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वाज टॉकिंग 100 टाइम्स इन अ ईयर, डेथ टू अमेरिका एंड आई विल वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द अर्थ्स मैप। इस तरह की जब धमकियां आ रही थी तो अमेरिका को उस पर एक्ट करना जरूरी था। और ये आज नहीं, पूरी दुनिया को ये ब्लैकमेल करते मैडम। ये आप इसका ईरान की जो प्रमीत जी, बस मेरे को एक बात बता दीजिए, ठीक है ईरान पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट। हाउ अबाउट पाकिस्तान? अमेरिका जब फील्ड मार्शल मुनीर साहब को लंच करा रहा था ट्रंप, तब क्या था बताइए ना हमें। पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली बैंड है ना, ऐसा नहीं है कि वहां से क्या कुछ होता है वो पूरी दुनिया को पता है। Exactly, but Pakistan is already talking very nicely with America. इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिकन सल्तनत ने क्लियर कर दिया है कि this time it is going to be America's Whosoever will say yes man to America is a nice nation, irrespective of terrorism or anything. आरजू कुछ कहना चाह रही हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी, मैडम प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा कहा है कि अमेरिका फर्स्ट, दिस टाइम अमेरिकाज इंटरेस्ट विल बी टेकन केयर फर्स्ट। पिछले 25 साल से दुनिया अमेरिका का किसी न प्रकार से फायदा उठा रहा था। फिर चाहे यूनाइटेड नेशन में हम 60 to 70% ऑफ फंडिंग वाज डन बाय अमेरिका, बट दे वर टॉकिंग अगेंस्ट अमेरिका। इतना भोला था ना कि सबने फायदा उठा लिया, आप लोगों ने भी उठा लिया और नाटो देशों ने भी उठा लिया, यूरोप ने भी उठा लिया। वही पूछ रही हूँ सर। हाँ
नंबर स्पीक्स मैडम कि आज एब्सोल्युटली सर, सबसे ज्यादा द होल वर्ल्ड नोस नेटो का सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका उठा रहा है। हाँ। डिफेंस का उन्होंने कह दिया आप लोग कागज के शेर हो अगर अमेरिका हट जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। आरजू आप कुछ कहना चाह रही थी प्रमित को? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि अगर उन्होंने फील्ड मार्शल ने ये कहा है कि हमें कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे, तो आप उस पर फौरन न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ क्यों चली जाती हैं? ये भी तो हो सकता है कि हमने आधी दुनिया से कर्जा ले रखा है, अगर हमें कुछ हुआ तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो ऐसे भी आधी दुनिया डूब सकती है हमारे साथ। Arzu, thanks for a lighter note. The debate was going somewhere else, so that's really nice of you. पुनीत जी हमारे साथ, कैप्टन पुनीत लगातार जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ये जो एनर्जी क्राइसिस है वो किस ओर जाता हुआ कैप्टन पुनीत नजर आ रहा है, अगर हम बात करें? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा है कि आज की रात का अल्टीमेटम खत्म होने के साथ वो जंग खत्म करा देगा, इज इट दैट इजी? मैडम, with due respect, I'll tell you, looking at this present scenario, और वो जब ट्रम्प साहब बोलते हैं तो सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। बट एक चीज, yes, I also fully agree with Arzu Kazmi ji for her honesty. Now let's talk about it कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले perhaps, जो डियागो गार्सिया पे अटैक हुआ था उसका किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था। Now looking at the Iranian culture, because I've sailed with their ships, Irano-Hind vessels, and I've sailed with the Iranian crew, which are at it, plus I've been to the Iranian ports also for loading oil etc. जो उनका जो एटीट्यूड है कि इट्स समथिंग सिमिलर टू कि हम किसी को छेड़ते नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब जहां तक मुझको लगता है कि ये एनर्जी क्राइसिस में परहैप्स डीपन अप, क्योंकि अगर जैसे ट्रम्प साहब ने बोला था 2 सेकंड में मैं सब कर सकता हूं, जो मीडिया में आया था, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर कहीं कुछ हुआ तो एक तो बॉटलनेक हॉर्मुज है, वो तो थिंग परमानेंटली तो नहीं, तो बहुत टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगी। और साथ में दूसरी लाइफलाइन जो है, जो गल्फ ऑफ एडन की है, वो भी ब्लॉक हो गई। तो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर ए वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिकल रिजल्ट्स टू द बेस्ट ऑफ माय व्हाट आई सी सर। मैम ठीक है, प्रमित सर कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें, ही वांट्स टू ऐड समथिंग। यस सर। फिर से अभी एक कमेंट आया कि ट्रम्प सुबह कुछ कहते हैं, ट्रम्प साहब शाम को कुछ कहते हैं। ही इज नॉट, मैडम, ही वॉक्स द टॉक। आज गाजा में भी उन्होंने कहा था, गाजा में मैं पिछले 50 साल, मेरी उम्र ऑलमोस्ट 50 साल की है, मैं 50 साल से देख रहा था मैडम, हमेशा कुछ ना कुछ गाजा में प्रॉब्लम होती ही रहती थी। एवरी few months अमेरिका यूज्ड टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी देयर, बट स्टिल देयर वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। व्हेन ट्रम्प साहब गॉट इन्वॉल्व्ड, ही मेड श्योर दैट द गाजा इज नाउ कंप्लीटली the problem is over, it is going to be redeveloped and it will be one of the best places in the whole Gulf area. वहां भी ट्रम्प टावर ना आ जाए। I'd like to give a counter, ma'am. आएगा, हो सकता है वहां पर आ भी जाए। और एक मिनट साहब, एक मिनट। उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत जगह है, उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ तो कॉम्प्लेक्सेस बनने चाहिए। नहीं, मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। अमेरिका हैज काइंड ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी। बाकी लोगों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमेशा स्क्रिप्टेड चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पर 24 घंटे आप जैसे सीनियर पत्रकार 24 घंटे माइक ट्रम्प साहब के सामने लाके उनसे स्टेटमेंट लेते रहते हैं, एंड विदाउट एनी स्क्रिप्ट्स ही कंटिन्यूअसली ही हैज टू आंसर टू द वर्ल्ड। अब एक आध शब्द को भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप केवल उन्हीं बातों को लेकर पूरे 24 घंटे उसको चलाते रहते हैं। इमेजिन अ पर्सन हु इज हैविंग 24/7 माइक ऑन हिज फेस एंड ही हैज टू स्पीक स्पॉन्टेनियसली, बट व्हाटएवर इन द लार्जर इंटरेस्ट ही इज टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ही इज टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, दैट होल पीपल। सो द फर्स्ट पॉइंट आई टोटली एग्री विद यू, ही इज टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, बट होल वर्ल्ड फिलहाल अभी जरा वो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ पर शोएब साहब, एक सेकंड सर, आपके साथ साथ औरों को भी इंक्लूड कर लूं। आपको ट्रम्प साहब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम, आई एम नॉट ओनली फॉर अमेरिका एंड द हिस्ट्री विल टेल 25 साल बाद आप एनालिसिस करेंगे। भाई ट्रम्प वॉक द टॉक करते हैं चौधरी साहब। अमेरिका की काम क्या है? अगर इतने एम्बिगियस बयान नहीं देते तो इफ वी गो बैक टू ऑप सिंदूर, उनके हिसाब से तो हमारे 8 या 9 जहाज गिरे थे, लेकिन अभी इनके F-15 से लेके उनके जो ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं, टोटल 16 के करीब जो मैंने देखा है, उसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। I mean, say, why is it so? When you talk about Pramit Saab, such a high leader, the man who's known the most powerful after the God, makes such an ambiguous and with due respect and without prejudice, makes ridiculous statements. Who is going to believe in, sir? ठीक है, चलिए सर, जरा शोएब साहब को भी चर्चा में शामिल कर देते हैं। शोएब साहब, प्रमित साहब आपके पास भी आऊंगी, और
बेनी साहब के पास भी आऊंगी। जी जी शोएब सर। इनाब जी देखिए, अमेरिका जो है, ये अलकायदा जन्म किसने दिया? अमेरिका और पाकिस्तान मिलके। अमेरिका क्या करता है? जिस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बर्बाद करता है। बांग्लादेश को डेमोक्रेसी को बर्बाद किया था 2024 में, और भारत की जैसे दुनिया से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ पंगा लेने की कोशिश की। अमेरिका हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी, अमेरिका हैज ऑलवेज बीन ए डिस्टर्ब नेशन, एंड इसका काम ही है दुनिया में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। इसराइल को अमेरिका ने इस्तेमाल किया टू ब्लैकमेल द मिडिल ईस्ट एंड टू सेल इज मिलिट्री प्रोडक्ट, उसमें कामयाब हो भी। ईरान जो इतने दिन तक जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट किया, जो कुछ कहता, पैसा कहां से दिया? अमेरिका ने भेजा, CIA ने भेजा, जहाज बुझाई करके डॉलर्स भेजा ईरान में। एक तरफ से ईरान को एम्पावर करते हैं, दूसरी तरफ इसराइल को कहते हैं तुम्हारे साथ हम हैं, तीसरी तरफ मिडिल ईस्टर्न कंट्री के जो चलिए भाई प्रमीत साहब से एक बार जरा, प्रमीत साहब आप कह रहे थे ना वॉक द टॉक करते हैं। अभी ट्रम्प साहब का नया स्टेटमेंट आया, नीचे ब्रेकिंग चल रही है, अभी बस मेरी नजर भी गई। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अभी पावर प्लांट पर हमले का प्लान ना 5 दिन टाल दिया। 5 दिन मूड नहीं है। नहीं, मूड नहीं है मैडम। एज आई सेड, यू हैव टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यू हैव टू पुट द प्रेशर सो दैट ईरान विल ब्लिंक एंड ईरान विल गो इन द केव, एंड इट इज गोइंग टू हैपन। चलिए अब नया बयान आया है, 2 दिन में बातचीत होगी, 5 दिन के लिए अटैक नहीं करेंगे। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, डेडलाइन खत्म होने में बमुश्किल 10-12 घंटे का वक्त बचा था, तो उन्हें लगा कि ईरान तो झुक नहीं रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि 2 दिन में ईरान से बातचीत करेंगे। ईरान और यूएस के बीच में बातचीत होगी। जरा देखते हैं ईरान इस तरह से इस बयान का क्या काउंटर देता है, क्या जवाब देता है। और अभी वो कह रहे हैं कि 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। बेनिमिन जी, ईरान का खात्मा अभी तो नहीं होता हो दिख रहा है, ट्रम्प साहब स्लो चल रहे हैं। जो मेरे फ्रेंड है बांग्लादेश से, वो अच्छी तरह बात कर रहे थे। हेलो, हाँ, जरा ट्रम्प साहब का जो बयान आया इस पर जरा रिएक्शन दे दीजिए ना। आप लोग तो कह रहे थे ईरान से बार बार की लड़ाई करने का वक्त आ गया है, वो कह रहे हैं कि थोड़ा 5 दिन रुकेंगे और बातचीत होगी। आई वांट टू टॉक अबाउट इजराइल। मैं इजराइल के बारे में बात करूंगा। हम लोग इधर 1947-48 से अभी तक बहुत सारे वॉर हो गए। हम लोग ने कभी कौन सी भी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं किया, इंक्लूडिंग अमेरिका। ओके, वी नेवर इन्वॉल्व्ड हिम। ओके, वी गेट सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, वी डोंट से नो, वी आर द बेस्ट allies for America in Middle East. But I can tell you one thing about Israel. Israel is a very economical country, very outstanding country for the whole world. We are giving everything for the world. We are giving agriculture, not only wars and all. We are giving agriculture, we are giving medical, we are giving technology, we are giving everything. But nobody knows what is Israel. Israel is 60 kilometers small and 600 kilometers long. That's what we are. That's what we are. And we want to stay in our state by peace. Now, if you're talking about Iranians and you're talking about Pakistanis and you're talking about anybody, see, we don't care. As far as Pakistanis are living in their country, they are so okay. We don't have any problem. If Bangladeshis are happy with their country, okay. But one thing I can tell you about America. America, it's on the right side. It's a good side. Ji. And of course, India is my country too. I was born in India. I came as 8 or 14 to Israel. And I'm telling you one thing. I will never forget India, because India is one of the countries I have learned from India. And what is India, I know. But you please be on the right side. Also, India must be on the right side, not on the wrong side. So we are on our side. हम जैसे अमेरिका कहते हैं ना, अमेरिका फर्स्ट, हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट। वी आर ऑन आवर साइड। आई एग्री। ठीक है ना, हमें अपने तेल के जहाज भी ईरान से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलवाने हैं, और हमें इजराइल से भी अपनी दोस्ती रखनी है। हम अपनी साइड है सर, हम अपना पहला फायदा देखेंगे। लेकिन आरजू, लगता नहीं कि पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है अभी, या फिर फायदा देखने की स्थिति में नहीं है, उतना उधार ले चुका है। मेरे को कोई भी इंडिया के बारे में कुछ बोलेगा तो मेरे को नहीं चलता है सर। मेरे को ही नहीं चलेगा, पहले आपको चलना तो बात की बात है। पार्डन, मेरे को ही नहीं चलेगा, पहले आपको तो चलना बात की बात है। वही आई एम श्योर प्रमीत साहब को भी नहीं चलेगा, बुरा नहीं चलेगा, और इंडिया के बारे में बोलेगा तो नहीं चलेगा। बट विद ऑल दैट वी मस्ट फॉरगेट द ऑयल, वी मस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, वी मस्ट ब्रिंग। ठीक है पुनीत सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जरा आरजू से पूछना है कि भाई सब लोग नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आरजू वहां पर तो कुछ अलग ही आलम नजर आता है। हाँ, हुक्मरान फर्स्ट, फौज फर्स्ट। ऐसा ही है वैसे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, लेकिन होना नहीं चाहिए।
और इस वक्त भी इनको सोच समझ के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी जो इस वक्त क्लैशेस चल रहे हैं वो भी पाकिस्तान को ज़ाहिर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में अगर ईरान की तरफ इन्होंने किसी किस्म की गलती से भी अगर इन्होंने एक स्टेप भी लिया तो जाहिर है कि वो भी इनके हक में नहीं जाएगा और इनको उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो सऊदीज के साथ इन्होंने डिफेंस पैक्ट तो कर लिया है, लेकिन उस वक्त शायद इन्हें पता नहीं होगा कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर अभी जैसे आपने भी ट्रम्प साहब की एक नई जो स्टेटमेंट आई है वो बताइए, तो अगर ये वॉर किसी तरीके से कम हो जाए, रुक जाए, बातचीत हो जाए इनके दरमियान, तो शायद उसमें तमाम ही लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ईरान से अच्छी बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, वो कह रहे हैं अच्छी बातचीत हुई है और 2 दिन में दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत भी मुमकिन है और पूरे हफ्ते ईरान से बातचीत जारी रहेगी और फिलहाल ईरान पर हमले रोकेंगे, यानी ईरान पर अब और हमले नहीं करेंगे, बातचीत के जरिए तय होगा प्लान। तो यहां पे प्रमीत जी, फिलहाल क्या अब सही लग रहा है? मतलब अभी तो खतरे में ईरान दुनिया के लिए खतरा था, दुनिया के लिए टेररिस्ट कंट्री था, उसका खात्मा होना बहुत जरूरी था। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत करनी है भाई। Obviously, as I said, escalate to de-escalate. Put a hard pressure so that they will blink, they will come on the negotiation table, and it was going to happen. आज वो 2 हफ्ते नहीं, 4 हफ्ते नहीं, अगले 6 हफ्ते या टोटल 6 हफ्ते ना, अगले 2 हफ्ते में तो डेफिनेटली उनको निगोशिएशन टेबल पे आना ही था। अभी आप देख रहे हैं कि अगले 2 दिन में बात होने वाली है। बट मैडम, ये एक लार्जर चीज है, आप देखें। आप मैं मेरे पाकिस्तानी दोस्त से कहना चाहूंगा जो बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं, और आप लोग हमेशा अमेरिका पे तंज कसते हैं या आक्षेप लगाते हैं कि वो पाकिस्तान को अपनी गोद में क्यों लेके बैठा है। मैडम, अगेन, एज इंडिया फर्स्ट, इंडिया देखता है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका देखता है, पाकिस्तान इज इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अमेरिका क्रिटिसाइज करता है दुनिया को, हमें भी क्रिटिसाइज करने का हक है जब अमेरिका हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। हमको डिफेंड करने का हक है, हमको बिल्कुल सर, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर कोई पार्टी कमजोर होती है, प्रमीत जी, अगर कोई पार्टी कमजोर होती है, युद्ध में मैं कमजोर स्थिति में हूं, तो बातचीत के लिए मैं कहूंगी, मैं बैक करूंगी। यहाँ ट्रम्प साहब ने कहा बातचीत होगी, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, ये भी समझ लीजिए। अरे ईरान तो कुछ बोल, ईरान इज ऑल, मैडम वहां की तो टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। वहां से क्या बयान कौन दे रहा है अपने पता नहीं है। यहाँ पर जो बयान आ रहा है, यहाँ पर प्रेसिडेंट से आ रहा है, तो यू नीड टू टेक इट सीरियसली। सर, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड वी आर ग्लैड कि अगर ये वाकई में जंग रुकती है, 5 दिन का ब्रेक ही सही, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, एनर्जी सप्लाई चेन फिर से दुरुस्त होती है, तो ये सिर्फ ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।